रामपुर गांव में राजू अपने बूढ़े पिता रमेश और अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था। राजू के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में वो मेहनत करके अपना घर का खर्च चलाता था। राजू की पत्नी पूजा बहुत ही खड़ूस औरत थी। वो रमेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर समय रमेश पर चिल्लाती ही रहती थी। राजू भी अपने पिता से बहुत कम प्यार करता था। एक दिन राजू खेतों में मेहनत करने के लिए चला जाता है। रमेश बेचारा लेटे लेटे बहुत थक गया था, तो वो टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसे उसका पुराना जिगरी दोस्त रामलाल मिल जाता है। उसको देखकर रमेश बहुत खुश होता है और रामलाल उससे कहता है। क्या हाल है रमेश भाई। तुम तो मुझे पूरे 2 सप्ताह से नजर ही नहीं आए। और पता नहीं आज हम लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होगी जो आज एक साथ मिल गए। और घर में तुम्हारे बहू बेटा ठीक ठाक है ना? हाँ रामलाल भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे आज हम लोगों की किस्मत ही चमक गई जो जिगरी दोस्त एक साथ मिल गए। और हाँ रामलाल भाई, मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में मेरे बहू बेटे भी ठीक हैं। अरे रमेश भाई, तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब स्वभाव से अच्छी है ना? और तुम्हारी इज्जत करती है? और तुम्हें समय पर खाना भी देती है या नहीं? रामलाल की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बेचारा अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाकर अपनी बहू की तारीफ करता है। अरे हाँ भाई रामलाल, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है और मुझे समय पर खाना पानी भी देती है और मुझे अपने पिताजी की तरह मानती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तब तक वो खाने को हाथ तक नहीं लगाती है। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ, क्योंकि जिसके स्वभाव अच्छे होते हैं उसके लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। रमेश भाई, तुम कभी भी उससे कुछ मत कहना। वो बेचारी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है कि जितना कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर रमेश की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वो गर्दन नीचे झुका लेता है और मन में कहता है। ऐसी बहू किसी को ना मिले। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। रमेश जब घर में पहुंचता है तो उसकी बहू खड़ी हुई थी, जो अपनी आंखें लाल पीली कर रही थी। और फिर वो गुस्से में आकर रमेश से कहती है। अरे महाराज, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आए हो? अरे अगर कभी तुमसे कोई काम के लिए कहती हूँ तब तो तुम कहते हो कि तुम्हारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम काम कर सको। लेकिन टहलने के लिए तुम 10-10 किलोमीटर टहलने जाओगे तब तो तुम्हारा ना ही हाथ पैर दर्द करेगा और ना ही तुम्हारी ताकत कम होगी। अरे बहू, लेटे लेटे मेरे रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी और वैसे भी मेरी तबीयत कभी ठीक रह नहीं पाती। इसीलिए मैं टहलने के लिए चला गया था। तभी वहां मेरा जिगरी दोस्त रामलाल मिल गया था। इसीलिए मैं उससे बात करने लगा था, तो घर आने में ज्यादा समय लग गया। वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें इधर उधर टहलने में और गप्पे लड़ाने में बहुत मजा आता है और काम करने में तुम्हारी जान निकल जाती है। पूजा के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनता है तो रमेश पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि पूजा उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी। लेकिन रमेश को बहुत भूख लगी थी, तो वो पूजा से प्यार भरी बातों में कहता है। बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ खाने के लिए है तो दे दो। आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो ज्यादा बीमार नहीं हो जाओगे और कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारा चुप ही रहता है। शाम को राजू जब घर आता है तो अपने पिताजी से कहता है। पिताजी, खाना खा लिया कि नहीं आपने? जिस पिता को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली, वो अपने बेटे के सामने झूठ बोलकर कह देता है कि
हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया। खाना बड़ा ही अच्छा था। मैंने तो पेट भर के खाया। अगर वो कह देता कि उसे आज खाना नहीं मिला है तो शायद पूजा से राजू की लड़ाई हो जाती। इसीलिए वो कह देता है कि उसके मनपसंद का खाना बना था। अपने पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर राजू कहता है, अरे हाँ पिताजी, पूजा तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जो भी उसका खाना खा लेता है उंगलियां ही चाटता रह जाता है। पिताजी, आप पूजा जैसी बहू पाकर धन्य हो गए हो। आप बड़े किस्मत वाले हो जिसे पूजा जैसी बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पूजा मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। अच्छा बेटा सुनो, मेरे सर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो तुम अलमारी से मेरी दवाई निकाल कर मुझे दे दो। मैं खा लूंगा और अपने सर का दर्द मिटा सकूंगा। अरे पिताजी, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ और अब घर पहुंचा हूँ तो बैठ तक नहीं पाया हूँ और आप काम बताने लगे। अरे कम से कम इतना तो कर लो। वहाँ कुछ दूर पर अलमारी है, वहां से दवाई निकाल कर खा लो। चलो अब मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। इतना बोलकर राजू वहां से निकल जाता है और पूजा को देखकर बोलता है, अरे पूजा, क्या हुआ? तुम चुपचाप और बड़ी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। और आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, इसीलिए चुपचाप आपके इंतजार में बैठी थी। लेकिन आपके पिताजी को हम दोनों में से किसी पर रहम नहीं आता, क्योंकि वो तो सिर्फ खाते या लेटे रहते हैं। और आज तो ना जाने कितनी दूर टहलने के लिए गए थे। अरे पिताजी इतनी दूर टहलने जाते हैं? अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ कहती तक नहीं हूँ, क्योंकि वो आपके पिताजी हैं, इसीलिए मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ। अच्छा छोड़ो छोड़ो सभी बातों को। आपको भूख लगी होगी तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खा लो जल्दी। अरे तुम यहीं पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे हाथ पैर में थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूँ और तुम्हारा सिर भी दबा देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। अच्छा ठीक है जी, मैं लेट जाती हूँ और फिर बाद में आप खाना भी खा लेना, शायद मैं सो जाऊं। उन दोनों के कमरे में हो रही सारी बातें रमेश अपने कमरे से सुन रहा था। ये सब सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो खुद से ही कहने लगता है, हे भगवान, ये मुझे कैसा बेटा दिया है। अरे ये तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा गिर चुका है कि मुझे बिल्कुल भूल गया है। मैंने इससे कहा कि दवाई ला कर दे दो, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, और वहां अपनी पत्नी के हाथ पैर में तेल लगा रहा है और उसका सिर दबा रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे इस घर से उठा ले। अब मुझे नहीं जीना। इस दुनिया में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी नहीं मिल रही है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब पूजा को बहुत गुस्सा आता था जब वो रमेश को देख लेती थी। अब उसके मन में कुछ ऐसा करने का चल रहा था ताकि रमेश इस घर से बाहर चला जाए और कभी लौट कर ही ना आए। इस बूढ़े से मैं परेशान हो गई हूँ। ये दिन भर खाता रहता है और आराम करता रहता है। इसकी वजह से मेरे लिए इस घर में नर्क बन गया है। अब इस घर में कुछ भी हो, मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं इस बूढ़े को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। इधर राजू खेत में काम कर रहा होता है। तभी एक पड़ोसी उसके पास आता है और राजू से कहता है, अरे राजू भाई, कैसे हो? तुम तो इस बार सबसे पहले खेतों में मेहनत करके सबसे पहले फसल उगा लोगे। अरे भाई, क्या करूं? सबसे पहले मेहनत इसीलिए कर रहा हूं कि इस फसल को जल्दी बेच दूंगा ताकि अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने ले सकूं
और घर का अच्छे से खर्चा चला सकूं। हाँ, पत्नी से याद आया कि तुम्हारी पत्नी का स्वभाव कैसा है। वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है और तुम्हारे पिताजी का ख्याल अच्छे से रख रही है या नहीं? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। अरे मेरी पत्नी तो इतना काम करती है कि जितना हमारे गांव की कोई औरत नहीं करती होगी। और मेरे पिताजी तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें पूजा जैसी बहू मिली है। पूजा मेरे पिताजी का इतना ख्याल रखती है कि समय पर खाना, पानी और दवाई देती है। कभी कभी उनका सिर दर्द करने लगता है तो उनका सिर भी दबा देती है। चलो, अच्छा है कि तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाली तुम्हें एक पत्नी मिल गई। और सच में तुम्हारे पिताजी तो फिर बहुत खुश नसीब हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी मेरे खेतों में काम करना है। शाम को राजू जब घर आता है तो पूजा राजू से कहती है, ओ जी देखो, आप मुझे पायल खरीद कर दो। आपने पिछले साल ही कहा था, लेकिन अब इस साल तो खरीद कर दो। और ज्यादा मैं आपसे कुछ खर्चा भी नहीं करवाती हूँ, तो इतना तो कर दो मेरे लिए। अरे पूजा, मैं तुम्हें पायल तो आज ही खरीद देता, लेकिन मजबूरन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे मैं जैसे तैसे घर चला पा रहा हूँ। इस बार फसल बोने के बाद जब अच्छी तैयार होगी तो इसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए पायल जरूर खरीद दूंगा। अरे, आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? शायद आपको नहीं मालूम कि आपके पिताजी के पास कितने पैसे हैं। मैंने एक दिन देखा था कि उनके पास बहुत पैसे हैं और वो पैसे वो किसी को नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्हें छिपा कर रखा है। लेकिन मैंने आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया है, तो मैं उनसे क्या कहूँगा जो वो मुझे पैसे दे देंगे। और मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पास पैसे होंगे। अरे, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं कह रही हूँ उनके पास पैसे जरूर हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था उनको पैसे गिनते हुए। और रही बात पैसे मांगने की, तो आप कहना कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि अस्पताल में पैसे जमा करा दो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। बस वो तुम्हें पैसे दे देंगे, क्योंकि एक पिता अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठीक है पूजा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके यह भी कोशिश करके देख लेता हूँ। अगर पिताजी ने पैसे दे दिए तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी पायल खरीद लूंगा। अपनी पत्नी पर विश्वास करके राजू अपने पिताजी के पास जाता है और उदास होकर कहता है, अरे पिताजी, अब क्या होगा? अब तो मैं बहुत परेशान हूँ। पिताजी, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी बहू पूजा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि पैसे पहले जमा करवा दो तो मैं इनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पूजा का इलाज करा सकूं। अरे बेटा, तो तुम ज़्यादा उदास मत हो। मैंने मेरे पास कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, तो तुम उनसे पूजा बहू का इलाज करवा लेना और जल्दी से ठीक करवा लेना। ठीक है पिताजी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो और फिर वो मैं पैसे अस्पताल में जमा कर दूंगा ताकि पूजा का इलाज जल्दी हो सके। फिर रमेश अपने बेटे राजू पर विश्वास करके उसे पैसे दे देता है। अपने पति के पास पैसे देखकर पूजा बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद पूजा राजू से कहती है, देखो जी, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है और क्या जाने ये कब हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। और अब इनकी दवाई का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है, तो अब हम लोगों के पैसे भी फालतू में खराब हो रहे हैं। आप कुछ ऐसा करो कि आपके पिताजी इस घर से चले जाएं। हाँ, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो कि हमारे पैसे तो फालतू में ही खराब हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने पिताजी को ऐसे ही घर से भगाया तो गांव के लोग देखेंगे और वो मेरी इधर उधर चुगली करेंगे कि बेटे ने अपने बाप को घर से निकाल दिया, और मैं बेटा होने के नाते से ऐसा कर भी नहीं सकता।
अगर पिताजी के लिए दवाइयाँ आती रहेंगी तो हम कंगाल भी हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे मन में एक तरीका है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे पिताजी भी हमारे घर से चले जाएंगे। तरीका कुछ ऐसा है कि 20 रुपए या 30 रुपए खर्च होंगे, इतने रुपए में तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है जो इतने कम रुपए में पिताजी यहाँ से चले जाएंगे? अच्छा, तो तुम मुझे वो तरीका जल्दी से बताओ, शायद हमारे लिए वो बहुत अच्छा हो। देखो, तुम आज ही बाजार जाओ और वहां से कुछ रुपए की दवाई ले लेना, जो दवाई आदमी को बेहोश कर देती हो, ना कि मार देती हो। और उस दवाई को मैं खाने में मिला दूंगी, और जब उस खाने को तुम्हारे पिताजी खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, और तुम उन्हें रात में कहीं भी छोड़ देना, जैसे जंगल में छोड़ देना। बस फिर हम दोनों ही इस घर में रहेंगे। हाँ पूजा, तुम्हारा तरीका तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ रुपए की दवाई खरीद कर लाऊंगा। फिर तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। शाम को पूजा खाने में दवाई मिलाकर बनाती है और खाना रमेश के मनपसंद का बनाती है। रमेश की चारपाई पर खाना रखकर पूजा कहती है, बाबूजी, आज मैंने आपके मनपसंद का खाना बनाया है, तो आप जल्दी से इस खाने को खा लो ताकि ये ठंडा ना हो पाए। अपने मनपसंद का खाना सामने देखकर रमेश को शक होता है कि आखिर उसके मनपसंद का खाना कैसे बनाया गया है। और फिर रमेश अपने आप से कहता है, अरे कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो कभी नहीं होता है जैसा आज किया गया है। मेरा मनपसंद का खाना तो आज तक इसने नहीं बनाया, लेकिन आज कैसे बना दिया। अरे छोड़ो इन सब बातों को और इस खाने को चुपचाप खा लो, बेशक इसमें जहर ही क्यों ना हो, क्योंकि वैसे भी मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे से तंग आ चुके हैं। अगर मुझे मारना चाहते होंगे तो भी कोई बात नहीं। क्या हुआ बाबूजी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? जल्दी से खाने को खोलो, खाना ठंडा हो रहा है। रमेश खाना खाकर बेहोश हो जाता है। तब पूजा राजू से कहती है, देखो जी, अब ये बेहोश हो गए हैं और अब आप इन्हें कहीं जंगल में छोड़ देना ताकि ये हमारे घर का रास्ता भूल जाएं। उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी से रहेंगे। ठीक है पूजा, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। इन्हें गांव के दूर वाले जंगल में डाल दूंगा। फिर राजू अपने पिताजी को एक जंगल में छोड़ देता है और अपने घर वापस चला आता है। कुछ देर बाद रमेश को होश आ जाता है तो वो खुद से कहता है, अरे मुझे तो पहले ही शक था कि आज तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने ही वाली है, क्योंकि कभी भी मेरे मनपसंद का खाना नहीं बनाया गया था, लेकिन आज बनाया गया था और उस खाने में बेहोशी वाली दवाई मिलाई गई थी, जिसे खाकर मैं बेहोश हो गया। वैसे अच्छा भी है, और क्या, जब अपनी औलाद अपने बाप को नहीं चाहती तो बहू तो पराए घर की थी। हे भगवान, तूने मुझे ऐसी औलाद दी थी जो मुझे ही मारना चाहती है। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद रह लेता। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो उस जन्म का मुझे पाप भुगतना पड़ रहा है। रमेश खुद से ही बातें कर रहा होता है। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तभी वो एक झाड़ी के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि दो चोर दो सोने से भरे बक्से के सामने खड़े थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनके पास दो बक्से देखकर रमेश कहता है, अरे भगवान, देखो, मेरे बहू बेटे ने मुझे इसलिए घर से बाहर निकाला कि मैं ना ही उनका कुछ काम करता हूँ और ना ही उन्हें कहीं से पैसे देता हूँ। और भगवान, आप कुछ ऐसा कर दो जिससे कि ये चोर यहाँ से चले जाएं और ये बक्से मुझे मिल जाएं, ताकि मेरे पास इतने ज्यादा रुपए का सोना देखकर मेरे बहू बेटा मुझे घर से नहीं निकालेंगे। अरे भाई देखो, हमारे पास 2 सोने से भरे बक्से हैं, तो हम लोग एक बक्से को घर ले चलते हैं और हम लोग इसे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे।
और एक बक्से को यहीं छिपा देते हैं। और देखो, इस जंगल में कोई ना कोई आता है तो हम लोगों को इसे साथ ले चलना खतरे से खाली नहीं होगा। तो इस बक्से को तुम पीछे पीछे लेकर चलना और आगे मैं देखूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो दोनों चोर एक बक्सा वहीं छिपाकर वहां से चले जाते हैं और रमेश वहां आ जाता है और अपने सामने बक्सा देखकर बहुत खुश होता है और भगवान को धन्यवाद देने लगता है। भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरी बात सुन ली और तूने ही इन चोरों के मन में कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे इन्होंने एक बक्सा यहीं छोड़ दिया, वरना कोई चोर ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब मैं सुबह होते ही इस बक्से को घर ले जाऊंगा और इसे देखकर मेरे बहू बेटे बहुत खुश होंगे और फिर मुझे घर से कभी नहीं निकालेंगे। इतना बोलकर रमेश एक बक्सा घर लेकर जाता है। उस बक्से को देखकर पूजा और राजू भी बहुत खुश हो जाते हैं और पिताजी से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपसे ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, जीवन में ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है। रमेश उनको माफ कर देता है। फिर वो तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। पूजा भी रमेश की सेवा करती है और राजू भी मेहनत करता है और अपने पिताजी की बहुत सेवा करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसकी खुशियां भी उससे रूठ जाती हैं। लेकिन जो सच्चे दिल से बुजुर्गों की सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि खुद चलकर आती है।